Hello and welcome to Achievers Hive. In today's class, we are going to be continuing with chapter number 1, what is psychology. And today we will cover some more topics. This is the part 4 of chapter 1. So today we are going to cover one of the topics which is theme of research and application. Then we'll go for basic versus applied psychology, and then we'll be moving to psychology and other disciplines. So children, let's begin with the themes of research and applications. देखिए, ये जो टॉपिक है themes of research and applications, there are basically 5 themes जिसके बारे में हम बात करेंगे. सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ये themes in research क्या है, right? जब हम एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है नॉर्मल कि व्हाट डू साइकोलॉजिस्ट डू, साइकोलॉजी में क्या किया जाता है, ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि साइकोलॉजी में माइंड और बिहेवियर की स्टडी की जाती है, वही साइकोलॉजी है. लेकिन साइकोलॉजिस्ट ये स्टडी कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है. तो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो रिसर्च करते हैं और रिसर्च करने के बाद उन्हें अप्लाई करते हैं. इस तरीके से जो रिसर्च है वो साइकोलॉजी का एक बहुत मेन पार्ट है. उसके अलावा उसका एप्लीकेशन करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अगर कोई एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट को प्रैक्टिकली हम करके नहीं देखते तो हमें नहीं मालूम चलेगा कि उसके रिजल्ट आने के बाद वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा. तो इसी तरीके से हम कुछ थीम प्रिपेयर करते हैं. साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कोई थीम प्लान करते हैं, डिजाइन करते हैं, फिर उसको अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि अगर उसका रिजल्ट सक्सेसफुल आ रहा है तो हम ये कहते हैं कि वो जो है एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी. इसके बेसिस पर हम जज करते हैं. तो चलिए हम साइकोलॉजी की थीम नंबर 1 पे पहले बात करते हैं, विच इज साइकोलॉजी लाइक अदर साइंसेज अटेम्प्ट्स टू डेवलप प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस. देखिए, साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी एक साइंस है और साइंस में हम क्या करते हैं? साइंस में हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और देखते हैं कि उस एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट जो हैं वो कैसे आ रहे हैं, या उनको एनालाइज करते हैं या फिर हम उनको जनरलाइज करते हैं, राइट? यही हम साइंस में करते हैं. तो साइकोलॉजी में क्या होता है? साइकोलॉजी भी एक साइंस है, बट दिस इज अ साइंस ऑफ माइंड एंड बिहेवियर. तो वो सब कुछ जो साइंस में किया जाता है वो ही साइकोलॉजी में भी किया जाता है. बस साइकोलॉजी में हमें क्या करना होता है? ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन माइंड को स्टडी करना होता है. हम एक्सपेरिमेंट्स उस चीज के लिए यहाँ पर बनाते हैं. हमसे मतलब हम साइकोलॉजिस्ट की बात कर रहे हैं कि साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ह्यूमन माइंड और बिहेवियर पर जो है एक्सपेरिमेंट्स बनाते हैं और उसी को स्टडी करते हैं. एक बार इसके स्टेटमेंट पर हम वापस जाते हैं कि साइकोलॉजी लाइक अदर साइंसेज अटेम्प्ट्स टू डेवलप प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस. दूसरे साइंसेस की तरह ही साइकोलॉजी भी एक साइंस है और ये क्या करती है? ये डेवलप करती है मेंटल प्रोसेसेस, प्रिंसिपल्स जो है वो बिहेवियर के, और उन पर जो है वो उनको एनालाइज करती है, उनको एक्सपेरिमेंट करती है और उन मेंटल प्रोसेसेस को चेक करती है कि वो कितने हमारे यूजफुल है या नहीं है. जैसे कि साइकोलॉजी में जब हम सोशल साइंस में चले जाते हैं तो हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, राइट? जब हम डेवलपमेंटल में चले जाते हैं, डेवलपमेंटल एरिया में चले जाते हैं, तो जो बच्चे के ग्रोथ का जो पूरा पीरियड होता है, चाइल्ड से लेके, इन्फेंसी से लेके चाइल्ड, एडोलेसेंस, देन और आगे बढ़ने तक, यहाँ तक कि वो बूढ़े हो जाने तक, उस वृद्ध एज तक जो होती है, जो बड़े हो जाने तक की जो एज होती है, उसमें पूरे डेवलपमेंटल टाइम का जो स्टडी होती है वो उसको हम करते हैं. तो साइंस में भी यही होता है कि एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और उन एक्सपेरिमेंट्स को चेक किया जाता है कि वो कितने सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं. तो थीम नंबर 1 आपको क्लियर हो गई होगी कि साइकोलॉजी भी दूसरे साइंस की तरह से एक्सपेरिमेंट्स करती है और उन एक्सपेरिमेंट्स को एनालाइज करती है कि वो बिहेवियर या मेंटल प्रोसेसेस पर कितने फिट हो रहे हैं. लेट्स कम टू थीम नंबर 2. थीम नंबर 2 सेज दैट ह्यूमन बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ पर्सन एंड एनवायरमेंट. अब देखिए, थीम नंबर 2 में ये कहा गया है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो एट्रीब्यूट्स ऑफ पर्सन और एनवायरमेंट का फंक्शन है. इसको हम इस फॉर्मूले की हेल्प से समझ सकते हैं. यू कैन सी दिस, B इक्वल्स टू P इंटू E. यहां पर आप ध्यान दीजिए, यहां पर B का मतलब क्या है? बिहेवियर, यानी जो ह्यूमन बिहेवियर है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ पर्सन एंड हिज और हर एनवायरमेंट. कि जो ह्यूमन बीइंग जो बनता है, जो बिहेवियर निकल कर आता है इंसान का, वो उसके एनवायरमेंट से जब वो मल्टीप्लाई होता है, यानी कि
आप एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आते हैं, एक कोई छोटा बच्चा जो चोरी करना सीख जाता है सपोज, तो वो पर्सन यानी वो बच्चा और वो एनवायरनमेंट जो इसमें उसको चोरी करना वो सीख रहा है, ये बैड हैबिट उसके अंदर डेवलप हो रही है ना, वो मिलकर उसके बिहेवियर को फॉर्म करते हैं। बिहेवियर तो तभी आएगा जिसके लिए तो हमें एक स्टिमुलस चाहिए, एक पर्सन चाहिए जिस पर वो एनवायरनमेंट अपना वर्क करे और उसके प्रोडक्ट से जो चीज निकल कर आएगी दैट विल बिकम द बिहेवियर। तो जो थीम नंबर 2 है वो ये कहती है कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो एक पर्सन और उसके एनवायरनमेंट के मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट या फंक्शन का जो है वो फॉर्मेशन करता है। दिस इज कॉल्ड थीम नंबर 2। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू थीम नंबर 3। थीम नंबर 3 says human behavior is caused. ह्यूमन बिहेवियर इज कॉज्ड। ये तो एक बहुत ही कॉमन सी चीज है जो आप सभी जानते हैं, है ना। एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, पहले मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं। व्हाट इज दिस ह्यूमन बिहेवियर इज कॉज्ड। जो ह्यूमन बिहेवियर है वो किसी ना किसी वजह से होता है, और वो वजह भी एक नहीं होती, वो वजह भी बहुत सारी होती है ना। क्लास में एक बच्चा आया है, उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, तो उस बच्चे के पढ़ाई में मन न लगने की बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बहुत सारी वजह हो सकती है। हो सकता है उस दिन वो स्कूल नहीं आना चाहता था, उसके पेरेंट्स ने उसको जबरदस्ती भेज दिया। हो सकता है उसे भूख लग रही है, सपोज एक हम छोटे बच्चे की क्लास की बात कर रहे हैं, उसे बहुत भूख लग रही है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, उसका दिमाग जो है वो जा रहा है कि लंच पीरियड कब होगा। हो सकता है वो इसलिए नहीं पढ़ रहा। हो सकता है जो कंसेप्ट क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है ना। कितने सारे रीजन एक साथ निकल आए। हो सकता है वो किसी बात से परेशान है, कोई प्रॉब्लम उसके साथ है, मेंटली वो कुछ ऐसा फील कर रहा है कि वो क्लास में मन नहीं लगा पा रहा है। तो एक ही सिचुएशन पर हमने देखा कि कितने सारे रीजन हो गए, और ये भी हो सकता है कि ये सारे ही रीजन उसके साथ हो, या इनमें से कोई 2 रीजन उसके साथ हो, या 4 रीजन उसके साथ हो, या कोई भी रीजन हो सकता है। तो जो स्टेटमेंट थीम नंबर 3 में दिया गया है वो है कि ह्यूमन बिहेवियर इज कॉज्ड। किसी भी पर्सन का जो बिहेवियर होता है वो किसी ना किसी वजह से होता है। इसीलिए जब हम कोई भी पर्सन जो साइकोलॉजिकली इल फील करता है वो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर सारे रीजन जानने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये प्रॉब्लम है, या आपको नींद नहीं आ रही है, या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब कि कोई ना कोई बात है उसके साथ में, तो वो डॉक्टर उस चीज को जानने की कोशिश करते हैं। वहां पर वो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करने की कोशिश करते हैं। यही साइकोलॉजिस्ट का वर्क भी होता है। और ये तो हम साइकोलॉजिस्ट के लेवल पे बात कर रहे हैं। आप जनरली देखिए, आप अपने आसपास देखिए, है ना, कि आपके पेरेंट्स आपको डांट रहे हैं, या आप अपने भाई बहन से बात नहीं कर रहे हैं, या कुछ भी कोई भी इशू आपका पर्सनल चल रहा है, आपकी फैमिली में कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं, है ना। तो इसी तरीके से इस चीज को सिंपली समझा जा सकता है कि ह्यूमन बिहेवियर का जो होता है दैट इज कॉज्ड। नाउ वी आर कमिंग टू थीम नंबर 4। थीम नंबर 4 इज सेइंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज कल्चरली कंस्ट्रक्टेड। एक्चुअली इस स्टेटमेंट को हम ऐसे समझेंगे, इसमें जेंडर बायसनेस को का मेन रोल दिया गया था। इस थीम में ये कहा गया था जो ह्यूमन का बिहेवियर है। देखिए, आपको ये चीज पहले समझनी होगी कि एक ही चीज पर अलग अलग जेंडर के लोग अलग अलग तरह से रिएक्शन देते हैं, है ना। कि नॉर्मली हमने देखा है कि बॉयज को क्रिकेट खेलना पसंद होता है, गर्ल्स कोई और गेम पसंद करती हैं, ऐसा होता है। या गर्ल्स को कुकिंग का बहुत शौक होता है, बॉयज किसी और चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, गेम्स में, वीडियो गेम्स में, या कुछ और चीजों में। तो हालांकि ये ऐसा 100% हम नहीं कह सकते, क्योंकि सबके इंटरेस्ट और जो है वो चीजें वेरी करती हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। बट फिर भी इन जनरली अगर हम देखें तो गर्ल्स और बॉयज के नेचर में, कल्चर में बहुत डिफरेंस आता है। हम अपने कल्चर में देखते हैं कि गर्ल्स को बहुत सारी बातें बचपन से ही इस तरह से बताई जाती हैं कि उन्हें अपनी लाइफ में फॉलो अप करनी है। बॉयज को ये चीजें बताई जाती है कि यू हैव टू अर्न फॉर योर फैमिली, यू हैव टू डू पर्टिकुलर थिंग्स, आपको अपनी स्टडीज करनी है, बिकॉज आफ्टर मैरिज यू हैव टू सेटल विद योर फैमिली, देन यू हैव टू अर्न। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, और इसी तरीके से गर्ल्स को भी बताया जाता है। तो कुछ हमारे जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने इस चीज को बिल्कुल खारिज करने की कोशिश करी। उन्होंने ये कहा, क्योंकि ये जो साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये ऑब्जेक्शन उठाया, उन्होंने ये ऑब्जेक्शन उठाया कि जो हमारा बिहेवियर होता है वो इन कल्चरल वैल्यू से अफेक्ट होता है, उनका ये कहना था। और ये वो साइकोलॉजिस्ट थे जो सब 90s से पहले 19 में जब हमारे पास साइकोलॉजी हमारी कंट्री में आई थी, उससे पहले के जो थे, जो मैंने पिछली क्लास में बात भी करी थी कि 1915 से लेकर हमारे इंडिपेंडेंस तक का जो टाइम था, उस समय जो हमारी कंट्री में साइकोलॉजी थी उस पर दूसरे देशों का बहुत ज्यादा प्रभाव था। तो उस समय के जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने ये बात कही
कि जो जेंडर का जो डिफरेंस रहता है साइकोलॉजी में वो मैटर करता है, लेकिन हम कुछ साइकोलॉजिस्ट ने इस पर जो है वो अपना कहते हैं कि इसके अगेंस्ट में गए, इसको अपोज किया और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, ये 100% हम भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जेंडर के बेस पर बिहेवियर को डिस्क्रिमिनेट किया जाए। ये फैक्टर जरूर हो सकता है, लेकिन ये पूरी तरीके से ये वजह बन जाए ऐसा नहीं हो सकता। तो इस चीज को यहाँ पर डिस्कस किया गया। दिस वाज द थीम 4 विच सेज अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज कल्चरली कंस्ट्रक्टेड। तो ये थीम नंबर 4 थी। अब हम बात करते हैं थीम नंबर 5 की। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि ह्यूमन बिहेवियर कैन बी कंट्रोल्ड एंड मॉडिफाइड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। Human behavior can be controlled and modified through the help of the psychological principles and the application of it। देखिए, ये इस स्टेटमेंट में ही सारी बात है। वैसे तो अगर इसको हम केवल स्टेटमेंट को ही समझ लें, लेकिन हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटा बच्चा जो पढ़ना नहीं चाहता, घर में छोटा भाई बहन है आपका, हम आपसे एग्जाम्पल ले लेते हैं इस चीज को कि मान लीजिए आपका कोई छोटा भाई बहन है घर में, वो पढ़ाई नहीं करना चाहता, या वो बहुत शैतानी करता है, या बहुत चिड़चिड़ा सा रहता है। अब हम अपने स्टेटमेंट को उसके बिहेवियर पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। स्टेटमेंट इज ह्यूमन बिहेवियर कैन बी कंट्रोल्ड एंड मॉडिफाइड विद द हेल्प ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। अब नॉर्मली क्या होता है, अब हमारे टाइम में, अब आजकल छोटे बच्चों को ज्यादा मारा तो जाता नहीं है, उनको कोशिश की जाती है कि उनको प्यार से समझाया जाए। यही होता है। आप भी ऐसी कोशिश करते होंगे कि उनको प्यार से बेवकूफ बना के कि किसी तरीके से उनको पढ़ाई में लगा दें। हमने जो ये फिनोमिना अपनाने की कोशिश की, ये हमारे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल हैं कि बच्चे से प्यार से ये चीज कहो, उसको रीइंफोर्समेंट में कहेंगे कि तुम आज ये पढ़ोगे तो तुम्हें हम कल चॉकलेट देंगे, कुछ देर बाद हम तुम्हें टॉयज दिलाएंगे, या तुम्हारे मन की कोई भी चीज करेंगे। तो जब हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो हम अपने साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल लगा के उसके उस बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कोई भी बच्चा जो किसी बच्चे की कंपनी में आके कुछ भी गलत सीख रहा है, हमने उसको समझाया कि देखो बेटा ऐसा नहीं किया जाता है, उसको प्यार से ट्रीट करने लगे, तो क्या हुआ, बच्चे का बिहेवियर धीरे धीरे कंट्रोल होने लगा। अब हमने उसको पढ़ाई की तरफ ले डाइवर्ट करने के लिए कुछ इस तरह से समझाना शुरू किया, या खेल खेल में उसको सिखाना शुरू किया, धीरे धीरे उसको पढ़ाई की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश करी। अब क्या होगा, उसका बिहेवियर मॉडिफाई होने लगा। पहले हमने उसके बिहेवियर को कंट्रोल किया और अब हमने उसके बिहेवियर को मॉडिफाई किया। तो जब हमने मॉडिफाई किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की हेल्प से हम ऐसा कर सकते हैं। अब ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल हमेशा वो नहीं है जो कोई साइकोलॉजिस्ट अप्रूव करके आपको देगा। आपने देखा कि मैंने जो प्रिंसिपल अपनाया छोटे बच्चे पर, वो तो सक्सेसफुल हुआ। अब आप क्या करेंगे, जस्ट इन केस यू बिकम अ टीचर और यू गो टू अ ग्रुप जहां पर आपको डील करना है, आप उन प्रिंसिपल जो आपने पहले कभी अप्लाई किए थे, आप उन्हें दोबारा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऐसा होगा नॉर्मली कि हम जिन चीजों में एक बार सक्सेसफुल हो जाते हैं, हम उन प्रिंसिपल्स को दोबारा फॉलो करने की जरूर कोशिश करते हैं। जहां कभी मौका मिलता है हम उस चीज को अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें मालूम होता है कि उसके रिजल्ट जो है वो ऑलरेडी सक्सेसफुल आ चुके हैं, उसके रिजल्ट से हमें सक्सेस मिल चुकी है। तो इस थीम में यही बात कही गई कि जो प्रिंसिपल्स, जो ह्यूमन बिहेवियर के प्रिंसिपल्स हैं, अगर हम उनको अप्लाई करें तो हम ह्यूमन बिहेवियर पर न केवल उसको कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि उनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, बेटरमेंट में भी काम आ सकते हैं। तो ये थी थीम नंबर 5। आई होप पांचों थीम्स आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक है बेसिक वर्सेस अप्लाइड साइकोलॉजी। इसे बहुत शॉर्ट में समझेंगे, बहुत बड़ी चीज इसमें कुछ भी नहीं है। एक शॉर्ट नोट में जरूर ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बेसिक एंड अ अप्लाइड साइकोलॉजी। देखिए, साइकोलॉजी इज साइकोलॉजी, इसको दो पार्ट में डिवाइड हमने कर दिया। वन इज बेसिक, सेकंड इज अप्लाइड। आपने अभी हम जो बात कर रहे थे उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, जिससे कि आपको समझने में भी थोड़ी आसानी रहे कि हमने कोई भी प्रिंसिपल बनाया कि ऐसा करने से ऐसा होगा, ठीक है, लेकिन अगर हमने उससे अप्लाई ही नहीं करा तो हमें क्या पता कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, है ना। मैं आपकी क्लास में पढ़ाने आई साइकोलॉजी। अब मैंने सोचा कि इन बच्चों को जो है मैं कोई ऐसा टेस्ट दूंगी जिससे मुझे पता चल जाएगा कि इनकी साइकोलॉजी की बेसिक नॉलेज कितनी है। अब क्या हुआ, मैंने वो टेस्ट नहीं दिया और अपना चैप्टर पढ़ाना शुरू कर दिया। तो क्या मुझे पता चल पाएगा कि आपको बेसिक नॉलेज कितनी है?
मुझे नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि मैंने जो अजम्पशन बनाया उसकी सक्सेस चेक करने के लिए उसको अप्लाई तो किया ही नहीं। यहाँ पे आप मेरा पॉइंट समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बताने जा रही हूँ, कि बेसिक साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी में यही मेन डिफरेंस है कि बेसिक साइकोलॉजी क्या है, जब हम साइकोलॉजी के कुछ प्रिंसिपल्स फॉर्म करते हैं, कुछ नॉर्म्स बनाते हैं, कुछ ऐसी चीजों को कंस्ट्रक्ट करते हैं जिनको हम बाद में अप्लाई कर सकें। जब वो एप्लीकेबल फॉर्म में साइकोलॉजी पहुंचती है तब वो कहलाती है अप्लाइड साइकोलॉजी। जब वो थ्योरेटिकल पार्ट पर रहती है तब वो कहलाती है बेसिक साइकोलॉजी। बस इतना सा डिफरेंस है, इसमें कुछ भी नहीं समझना। बाकी आपके चैप्टर में जो भी पैरा दिया है आप उसको पूरा रीड कर लीजिए, समझ लीजिए, यही बात निकलकर उसमें से भी आएगी। जो मेन मोटी बात ये है, क्योंकि किसी भी चीज को मेरे हिसाब से एग्जाम्पल्स के हेल्प से समझना ज्यादा आसान होता है बजाय कि हम उस पूरे पैरा को हम पढ़ें। अगर आपके माइंड में कंसेप्ट पहले क्लियर हो गया है फिर तो आप उस पैरा को पूरा पढ़ डालेंगे, आपको इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो जो मेन डिफरेंस है बेसिक वर्सेस अप्लाइड में वो यही है कि बेसिक साइकोलॉजी में हम पहले चीजों को फॉर्म करते हैं, पहले जानने की कोशिश करते हैं, उसके बाद जब हम उन्हें अप्लाई करते हैं तो वो बन जाती है अप्लाइड साइकोलॉजी। जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं, हाउ डू दे बिकम अ साइकोलॉजिस्ट, दे फर्स्ट What do they do first? They go through the studies. अभी आप सपोज साइकोलॉजी में आगे चलकर स्टडीज कंटिन्यू करते हैं, परस्यू करते हैं, तो क्या होगा, आप उसको पढ़ रहे हैं, यू आर अंडर गोइंग द दिस बेसिक साइकोलॉजी, आप उसमें चल रहे हैं। पर जब आप एक मतलब इस फील्ड में चले जाते हैं, न्यूरो साइकोलॉजी में या किसी भी और साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी में, हमने बहुत सारी स्ट्रीम्स पहले भी डिस्कस करी है लास्ट वीडियो में, तो जो भी आप साइकोलॉजी की ब्रांच आप चूज करते हैं, जब आप उसमें चले जाते हैं फिर उन चीजों को अप्लाई करना शुरू करते हैं, तो वहां अप्लाइड में क्या होता है, आप उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि आप डायरेक्टली तो नहीं पहुंच जाते ग्राउंड पर उसको अप्लाई करने, आपको पहले अपनी स्टडीज में ही उसको अप्लाई करना सिखाया जाता है, तब आप उस पर पहुंचते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जब हम स्टडी कर रहे हैं तो सिर्फ बेसिक स्टडी कर रहे हैं, देन इट इज बेसिक साइकोलॉजी, और जब हम सीधे एक्सपेरिमेंट करने पहुंच गए, हम बन गए डॉक्टर, हम बन गए साइकोलॉजिस्ट और हमने सीधे अपना पेशेंट लिया, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। आप अप्लाइड को भी पहले एक्सपेरिमेंटली चेक करते हैं, इफ इट इज सक्सेसफुल देन इट इज अप्लाइड। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी कि हमारा कोई एक्सपेरिमेंट जब सक्सेसफुल होता है तभी हम उसका सक्सेस रेट जानने के बाद ही हम उसको जो है कंटिन्यू करते हैं। तो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन बेसिक एंड दिस अप्लाइड साइकोलॉजी। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन्स। वैसे तो हमने पहले भी इस चीज के बारे में पढ़ा है, लेकिन अब मैं आपको एक पिक्चर की हेल्प से थोड़ा थोड़ा क्विकली इसको एक्सप्लेन करूंगी, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा नहीं है और आपको ये चीज जरूर समझनी होगी कि आप इसके एक पॉइंट को ध्यान से जरूर। तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन्स। इन द पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 1 इन द लास्ट वीडियो हमने इस बारे में डिटेल में बात पहले भी की है, लेकिन फिर से हम इस टॉपिक को और क्लियर करके समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, साइकोलॉजी जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो और भी सभी सब्जेक्ट से कनेक्टेड है। ये एक चीज ऐसी है जो मैं आपको हर वीडियो में ये चीज कहती आ रही हूँ कि जो साइकोलॉजी है वो हमें अपने आसपास हर चीज में देखने को मिलती है। तो जाहिर सी बात है कि साइकोलॉजी हर सब्जेक्ट से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाती है। और इसके अलावा और सब्जेक्ट्स के जो रिसर्चर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, ये भी चेक करने की कोशिश करते हैं कि साइकोलॉजी उन सब्जेक्ट से किस तरह से कनेक्टेड है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। जब वो ये ऑब्जर्व करते हैं तो ये रिजल्ट निकलकर सामने आता है कि साइकोलॉजी हर एक सब्जेक्ट के साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप बनाकर चल रही है। तो चलिए हम उन डिसिप्लिन्स के बारे में बात करते हैं जहां जहां साइकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहले हम बात करते हैं फिलॉसफी। हमने तो ये चीज पहले ही डिस्कस की है अपने पुराने वीडियोस में कि फिलॉसफी से ही साइकोलॉजी जेनरेट हुई है। तो फिलॉसफी का ट्रांसफॉर्मेशन साइकोलॉजी हम कह सकते हैं। हालांकि फिलॉसफी को खत्म नहीं किया है साइकोलॉजी ने, लेकिन फिलॉसफी और साइकोलॉजी आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं क्योंकि ओरिजिनेशन ही वहां से हुआ है। 19th सेंचुरी में तो इसका बहुत ज्यादा ही जो था रोल था, लेकिन 19th सेंचुरी के बाद वुंड और जो और भी साइकोलॉजिस्ट आए जिन्होंने एक्सपेरिमेंटल अप्रोच अपनानी शुरू करी, तो उन्होंने देखा कि जो फिलॉसफी है वो साइकोलॉजी से कनेक्टेड है। तो इस तरीके से फिलॉसफी की फील्ड में साइकोलॉजी का बहुत ज्यादा मेजर पार्ट है। मेडिसिन की अगर हम बात करें तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मेडिकल फील्ड तो एक ऐसी है जहां पर बहुत ज्यादा साइकोलॉजी की जरूरत होती है। डॉक्टर एक ऐसा ट्रेट है, उनके लिए एक ट्रेट की तरह है डॉक्टर्स के लिए, कि वो ह्यूमन माइंड को पहले रीड करते हैं।
बॉडी को बाद में समझने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि सारी जो भी फिजिकल हेल्थ के इश्यूज होते हैं वो कहीं ना कहीं माइंड से कनेक्टेड होते हैं, है ना। अगर किसी पेशेंट को ये बता दिया जाए कि अब तुम 10 दिन तक बिल्कुल ठीक नहीं हो पाओगे, तो वो चाहे अगले दिन भी ठीक हो सकता हो, लेकिन वो 10 दिन तक ठीक ही नहीं हो सकता, क्योंकि उसके माइंड में वो बात बैठ जाएगी। तो मेडिसिन की फील्ड में जो है साइकोलॉजिस्ट की भी बहुत रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, जरूरत बढ़ रही है। मेडिसिन में वैसे तो हर डॉक्टर को साइकोलॉजी के थ्रू जाना ही होता है, पढ़ाई में होता ही है उनकी स्टडीज में, लेकिन इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट एक अलग से जो है ब्रांच निकल कर आ रही है जो कि मेडिसिन की फील्ड की है। इसके अलावा जो सक्सेसफुल डॉक्टर होते हैं वो साइकोलॉजिकल वे से ही जो है वो पेशेंट्स को देखते हैं और उस तरह से उनका ट्रीटमेंट करते हैं। अगली बात अगर हम करें इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी की, तो इसमें जो है बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है इकोनॉमिक्स में। साइकोलॉजिकली हमें जो है वो डेटा स्ट्रक्ट करना होता है, चीजों को उस तरह से देखना होता है, इकोनॉमिकल बिहेवियर के बारे में स्टडी करनी होती है, कंज्यूमर का जो है वो बिहेवियर स्टडी करनी पड़ती है, सेविंग बिहेवियर, डिसीजन मेकिंग, बहुत सारे जो इकोनॉमी के एरियाज हैं, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी का तो हमने पहले भी डिस्कस किया कि सोशियोलॉजी जो है वो यानी सोशल साइंस एक तरीके से हम कह सकते हैं, सोशल एनवायरमेंट से रिलेटेड जो होती है वो साइकोलॉजी के बहुत क्लोज है। क्योंकि सोशल लाइफ में भी हम क्या देखते हैं, हम बिहेवियर को देखते हैं, नेचर को देखते हैं, इन चीजों से कनेक्ट होते हैं, और साइकोलॉजी तो है ही ये फील्ड। तो इस तरीके से सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी बहुत ज्यादा क्लोज कनेक्ट हो जाते हैं। इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में भी साइकोलॉजी का बहुत ज्यादा वर्क रहता है। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो शुरुआत से ही कंप्यूटर साइंस में जो है हमने देखा है कि कंप्यूटर का जो एडवांसमेंट हम होते देखते आ रहे हैं कि पहले हम लोगों के घरों में किस तरह के कंप्यूटर्स रहते थे, फिर कितना ज्यादा मॉडिफिकेशन हुआ, आज हमारे फोन में ही हमारा कंप्यूटर बना हुआ है। हमें कई बार कुछ इतने ज्यादा काम ऐसे हैं जो हम अपने मोबाइल से कर लेते हैं, हमें कई बार लैपटॉप्स की और डेस्कटॉप की जरूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन उनका अपना वर्क है। तो जो कुछ भी है ये सब ह्यूमन का ही किया हुआ है। अगर कंप्यूटर पहले जिस तरह से कैलकुलेशन करते थे और आज की डेट में जो चीजें कंप्यूटर में डेवलपमेंट हुआ है वो किया तो ह्यूमन नहीं है। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात करें कंप्यूटर साइंस की फील्ड में, तो ये भी तो डेवलप तो ह्यूमन के द्वारा की गई है। तो इस तरह की चीजें जो है उसमें साइकोलॉजी का यूज किया गया है। आप देखते हैं कि आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं, गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, फिर आपको रिलेटेड में आने शुरू हो जाते हैं अपने आप। तो ये आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही होता है, ये भी आपको मालूम ही होगा। तो इस तरीके से कंप्यूटर साइंस की फील्ड में भी साइकोलॉजी बहुत ज्यादा यूज होती है और इसका बहुत ज्यादा रोल है। लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी की अगर हम बात करें तो लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी में क्या होता है कि एक लॉयर, आपने देखा है कि एक लॉयर कितनी बुरी तरीके से तर्क वितर्क करता है। आपने बॉलीवुड मूवीज में देखा तो होगा, ये तो एक ऐसा है कि जहां सभी ने देखा होगा। हर कोई तो कोर्ट में नहीं जाता, लॉयर्स के से कांटेक्ट में नहीं होता, लेकिन इतनी बात हर कोई जानता है मूवीज वगैरह देखकर या किसी इस तरह के सीरीज देखकर कि जो लॉयर्स होते हैं वो किस तरह से सामने वाले पर्सन को, ऑपोजिट पार्टी को किस तरह से 2 मिनट में डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो वहां पे वो क्या करते हैं, माइंड रीड करते हैं, साइकोलॉजिकल अपनी ट्रिक्स अपनाने की कोशिश करते हैं, जिसकी मैं अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोग बात कर रहे थे। यही हमारा टॉपिक था कि हमारे वो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल होते हैं जिससे हम क्या करते हैं, अदर पर्सन का जो है वो माइंड रीड करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे स्किल्स जो क्रिमिनोलॉजी और लॉ में अप्लाई किए जाते हैं, लॉयर्स यूज करते हैं, वो सब क्या है, साइकोलॉजी की हेल्प से किया जाता है। साइकोलॉजी की स्टडी वो करते हैं, बिना स्टडी के लॉयर जो है वो लॉयर नहीं बन सकता कंप्लीटली, क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है कि जब भी आप ह्यूमन से रिलेटेड किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे तो वहां पर साइकोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो मैंने पहले ये बात कही है कि हमारे आसपास हर जगह साइकोलॉजी है, हर जगह यूज होती है, वो कितनी ज्यादा एक एक चीज में निकल कर आ रही है। मास कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी हमारी लाइफ में इतना ज्यादा एंटर किया हुआ है। हम देखते हैं कि जो एडवर्टीजमेंट होते हैं वो ह्यूमन ब्रेन के अकॉर्डिंग, मतलब इंसान को देखते हुए कि क्या हमारी लाइकिंग्स हैं, क्या डिसलाइकिंग्स हैं, उनको देखते हुए एडवर्टीजमेंट बनाए जाते हैं। क्या अगर हम देखते हैं कि किसी एक्टर एक्ट्रेस ने किसी प्रोडक्ट का ऐड किया होता है तो वो हम पर ज्यादा फर्क डालता है। हम देखते हैं कि कोई नॉर्मल पर्सन का किया होता है तो हम पर वो उतना इम्पैक्ट नहीं डालता, एक जो नॉर्मल टेंडेंसी होती है। इसके अलावा जर्नलिस्ट जो न्यूज रिपोर्टर कर रहा होता है, तो वो क्या करता है, वो रीडर के, सुनने वाले के या पढ़ने वाले के इंटरेस्ट के हिसाब से जो है वो करता है। वहां पे वो साइकोलॉजिकली उस चीज को देखता है। आप किसी स्कूल की स्पीच देते हैं, वहां पे आप देखते हैं कि कैसा एनवायरनमेंट है, आप अपने स्टूडेंट्स के बीच में वो स्पीच देते हैं, उनको इम्प्रेस करने के लिए देते हैं। लेकिन अगर आप स्टूडेंट्स और छोटे बच्चों के बीच चले जाते हैं तो आप उनके लेवल पे जाके बात करते हैं। यही तो आप साइकोलॉजी यूज करते हैं। आप अपने से बड़ों से बात करते हैं तो आपका थोड़ा सा तरीका डिफर होता है,
थोड़ा रिस्पेक्ट ज्यादा होती है, आपका थोड़ा बिहेवियर में चेंज आ जाता है। वहीं आप छोटे बच्चों से अलग तरीके से, नेबर्स से अलग तरीके से, तो जो हमारा कम्युनिकेशन का तरीका होता है उस पर भी ये बहुत इम्पैक्ट डालता है। म्यूजिक और फाइन आर्ट्स में भी साइकोलॉजी में बहुत सारा वर्क रहता है। म्यूजिक में, परफॉर्मेंसेस में हम देखते हैं कि आजकल जो टीवी में शोज आते हैं, आप देखते हैं पहले डांस में क्या होता था, डांस बॉडी लैंग्वेज का जो था एक हिस्सा था। अब डांस क्या होता है, डांस में इमोशंस होते हैं। डांस में आप देखते हैं कि कोई कोई ऐसी परफॉर्मेंस आती है, हम में से कई बार उसको देखकर रोने लगते हैं या उसमें बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो हम पर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालता है वो परफॉर्मेंस उनका। तो इस तरीके से म्यूजिक, फाइन आर्ट्स में भी ये चीजें होती हैं। आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा होती हैं। जो साइकोलॉजी और आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग का जो रिलेशनशिप है वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही इम्प्रॉपर होगा, पर ऐसा है नहीं। इस तरह से नहीं है कि आर्किटेक्ट से पूछिए, वो पहले जो भी अपना मेंटल और फिजिकल स्पेस है वो डिजाइन करता है। वो अगर कोई भी डिजाइनिंग करने जा रहा है तो पहले वो चीजों को साइकोलॉजिकली समझता है, उन्हें कंस्ट्रक्ट करता है। आप देखिए जो बिल्डर्स होते हैं, ये घर बनाते हैं या कोई भी फ्लैट्स बनाते हैं, तो इसमें बहुत सारी चीजों को देखते हैं कि जब हम अपने कस्टमर्स क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे तो किस तरह से हम उन लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, क्या क्या हम फैसिलिटीज, एमिनिटीज दें जिससे जो है कस्टमर ज्यादा हमारे पास आए। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, साइकोलॉजी का यूज करते हैं। ये तो खैर मार्केटिंग वाली फील्ड हो गई, लेकिन इसके अलावा भी आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग में भी साइकोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज रहता है। इसके अलावा बहुत सारी फील्ड्स हैं, आप किसी भी फील्ड को लीजिए, आप खुद भी एक्सपेरिमेंटली करके देखिए कि कोई भी फील्ड लीजिए, उसमें ढूंढने की कोशिश करिए कि साइकोलॉजी किस तरह से वर्क करती है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि साइकोलॉजी ऑलमोस्ट हर चीज से, हमारे एनवायरनमेंट में किस तरह से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आज जो भी हमने पढ़ा है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको अगर कोई भी डाउट है, यू कैन ड्रॉप योर क्वेश्चन और एनी क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स बिलो, जिससे कि हमें पता चल सके कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा पॉइंट है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं। इसके अलावा ये हमारा 4th पार्ट था। इसके पहले के 3 पार्ट्स देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक जरूर चेक करें और पहले उनको पढ़ें, तब ये वीडियो समझें, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। I'll see you in the 5th part of this chapter 1, and that would be the last part of this chapter 1. So we'll be finishing it in that part. Subscribe to this channel and stay connected with us. Thank you. Keep watching.